आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। कंगाल पाकिस्तान एक बार फिर से कंगाली के मुहाने पर, और अब कंगाली ऐसी कि संपत्तियां और जमीन बेचने की नौबत आ गई है। आतंक को अपनी गोद में पालने वाले पाकिस्तान की हालात वक्त के साथ साथ और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कर्ज का बोझ पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान के आकाओं को उनका हलक सूखता हुआ नजर आ रहा है। भारत के सिंदूर से पिटने के बाद पाकिस्तान अभी तक अपने जख्मों को सहला रहा था, भरने की कोशिश थी। ऐसे में कर्ज देने वालों के दबाव से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। इसीलिए पाकिस्तान कर्ज चुकाने के लिए और उनसे अपनी जान बचाने के लिए नए नए रास्ते तलाश रहा है, लेकिन अब तक उसका हर रास्ता जमीन पर फेल ही हुआ है। आईएमएफ, सऊदी अरब, चीन और यूएई जैसे कर्जदाताओं का दबाव अब पाकिस्तान की नसों पर दिखने लगा है। एक तरफ डॉलर के लिए तरसती अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ घरेलू राजनीति में उथल पुथल। इन दोनों के बीच में पाकिस्तान पिसता रहा है। भारत के सिंदूर से पिटने के बाद पाकिस्तान अपने जख्मों को सहला रहा है। उसने हार से खुद को जैसे तैसे संभाला, हालांकि हार भी जीत के तौर पर ही दिखाई, और फिर सैन्य साख को भी एक बड़ा झटका लगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी उसे बेनकाब करने में देशों ने अलग अलग भूमिका निभाई। वो विदेशों में भी बेइज्जत हुआ। असल में बीमारी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि पाकिस्तान की नीयत है। असल में आतंकवाद, झूठी शान और खोखले वादों की नींव पर खड़ा है पाकिस्तान। अब एक एक ईंट गिरने का दर्द झेल रहा है। कर्ज के दबाव ने उसकी कमर तोड़ दी है और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसे अपनी खुद की जमीन भी गिरवी रखनी पड़ रही है। वक्त की सबसे बड़ी विडंबना कुछ ऐसी ही है। जो दूसरों की जमीन पर आंख रखता था, वो अब अपनी जमीन के टुकड़े बेचने के लिए मजबूर है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी, और ये पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ विश्व भर के लोग भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं। पाकिस्तान की कमर टूटी, कंगाल हो गया पाकिस्तान, जो कि बुरी तरह से बिखरा हुआ है। कर्जदारों के तगाजे से उसकी माथे की शिकन बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है। अब नौबत ऐसी आ गई है कि संपत्तियां बेचकर पाकिस्तान जैसे तैसे अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर हो, इन्होंने एक के बाद एक कोशिशें कर ली, नाकाम रही, और अब बढ़ते कर्ज ने पाकिस्तान की टेंशन ऐसी बढ़ाई है कि शहबाज ने गांव बेचने की तरकीब इसके बीच में लगा दी है। यानी पीओके और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अब जमीन बेच रहा है पाकिस्तान। यानी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने यह एक रास्ता निकाला है कर्ज चुकाने का या फिर कर्ज के बोझ को कम करने का। आतंक को अपनी गोद में पालने वाला पाकिस्तान आज खुद ही अपने बोए हुए जहर को पीने के लिए मजबूर है। वक्त के साथ साथ उसकी हालत लगातार खराब हो रही है। कभी परमाणु ताकत का दम भरने वाला पाकिस्तान आज 2 वक्त की रोटी और 1 लीटर तेल के लिए मोहताज है। जैसे जैसे कर्ज का बोझ उस पर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके हुक्मरानों के खलक सूख रहे हैं। पिछले 6 दशक में पाकिस्तान की सरकार ने एक एक करके पीओके की 35 ऐसी संपत्तियों को बेच डाला, जिनका रिकॉर्ड लाहौर लैंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में दर्ज है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह से पीओके की संपत्तियों को बेचा गया है। यानी कि ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। खबर तो यहां तक है कि इन 35 संपत्तियों में से कम 14 संपत्तियों को पाकिस्तानी सरकार ने अपने कुछ गिने चुने नुमाइंदों को बेच दिया है। जरा सोचिए, अपने ही मुल्क की जमीन को बेचने की नौबत पाकिस्तान के सामने आ गई है। पाकिस्तान ने जो संपत्तियां बेची हैं वो भी जान लीजिए। इसमें लाहौर की हवेली का जिक्र है। दयाल सिंह जो हवेली है वो बेच दी है। कश्मीर हाउस बेचा गया है। लुंडा बाजार बेच दिया गया। पुंछ हाउस बेच दिया गया, जो पुंछ में ये खास तौर पर संपत्ति थी, पुंछ हाउस बेच दिया। रावलपिंडी का राजा बाजार भी बेचा है। सराय खुर्द तक बेच दिया। सियालकोट की सराय महाराज इमारत बेच दी गई। झेलम का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस भी बेच दिया गया। ये कुछ खास संपत्तियां हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। ये लिस्ट और ज्यादा लंबी हो सकती है और भविष्य में होगी भी। पाकिस्तान का यही हाल है। कहूटा का सराय महाराज बेच दिया। पंजाब प्रांत के शेखपुरा जिले के 2 गांव बेच दिए। जरा सोचिए, इससे बड़ी जिल्लत और क्या होगी, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि पाकिस्तान कर्ज से बचने के लिए अब
एक एक करके संपत्तियों को बेच रहा है। सरकारी संपत्तियों को बेचने के बाद में पाकिस्तान ने अब पीओके के गांवों को बेचना शुरू कर दिया है। इन दोनों गांवों की मिल्कियत कभी पीओके की रियासत के पास थी। दरअसल बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर और रियासत की संपत्ति पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, झेलम, शेखपुरा और खैबर पख्तूनख्वा तक फैली हुई थी। 1947-48 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर का 73,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका चला गया था। जम्मू कश्मीर के इसी हिस्से को पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला पीओके कहलाता है। आपको बता दें कि 1961 में पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए पीओके की संपत्तियों को अपने अधीन कर लिया, जिससे इनका रखरखाव ठीक तरीके से किया जा सके। पीओके की सरकार को इन संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया, लेकिन देख रेख की आड़ में पाकिस्तान सरकार ने पीओके की संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया। इनमें से कई इमारतें पुरातत्व महत्व और हेरिटेज बिल्डिंग हैं। इस संपत्ति की कुल कीमत का ब्यौरा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन एक एक करके ये संपत्तियां बेची जा रही हैं। पाकिस्तान ने कितनी जमीन बेच दी है आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अकेले पंजाब प्रांत में 58.5 एकड़ शहरी जमीन बेच डाली। पाकिस्तान ने पीओके के 452 एकड़ गांव की जो जमीन थी वो बेच दी। साथ ही साथ चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि इन संपत्ति सौदों को लेकर न तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की स्थानीय सरकार से कोई सलाह मशवरा किया गया या उन्हें इंटीमेट किया गया, बताया नहीं गया, और न ही उन्हें इसे किसी तरीके की खबर होने दी गई। यहाँ एक्सपर्ट्स का आरोप यह है कि इन सौदों में कई अहम संपत्तियां बेहद कम कीमत पर उन लोगों को बेची गई जो पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों के करीबी थे। यानी कि यहां भी गाहे बगाहे अपनी ही जेब भरने का काम पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है। इससे पूरे लेन देन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पारदर्शिता को लेकर भी शक और ज्यादा गहरा गया है। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स हैं, आप समझिए कि वो पाकिस्तान जहां आटे के एक पैकेट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, जहां पाकिस्तान में बहुत बेसिक चीजों की कीमत आसमान छू रही है, उसी पाकिस्तान में अब कर्ज से बचने के लिए संपत्तियों का, जमीनों को बेचने का सिलसिला आगे बढ़ रहा है और ये लिस्ट और ज्यादा लंबी हो सकती है आने वाले वक्त में, यानी कि फ्यूचर में। मेरे साथ में बात करने के लिए डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और उनसे इस बात को हम बहुत तफसील से समझेंगे और आसान भाषा में अपने दर्शकों को भी बताएंगे। डॉक्टर धीरज कुमार, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। पाकिस्तान से जो खबर सामने इससे पहले आती रही वो बताती रही कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं वो अपनी जेबें भरते हैं और वहां की आवाम को सिर्फ मरने के लिए छोड़ देते हैं। यहां तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कदम और ज्यादा बढ़ा दिया है, अपने ही मुल्क की संपत्ति और जमीन को बेचकर अब मुनाफाखोरी हो रही है। जी जी जी, एक्चुअली इसकी शुरुआत जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तब से शुरुआत हो गई थी, जब 2022 में एक विधेयक पास किया गया जिसमें पाकिस्तान के किसी जमीन के टुकड़े को विदेशी फर्म को या विदेशी लोगों को बेचा जा सकता है। ये एक ऐसा काला कानून था पाकिस्तान में जिसमें कि वहां पे अगर कोई जमीन बेची जाती है तो वहां के पाकिस्तानियों को भी उनको खिलाफ बोलने का हक नहीं है। मतलब पाकिस्तान ऑन द सेल, ये प्रकार से टैग लग गया था पाकिस्तान में। और अभी जो पीओके में जो घटनाएं हो रही हैं जो सेल करने की, उसके देखिए कारण तो पाकिस्तान ये बताता है कि हमें अपने कर्ज चुकाने हैं, क्योंकि उसके कर्ज 224 बिलियन डॉलर के हैं। लेकिन उसके पीछे मंशा स्ट्रेटेजिक है, सामरिक दृष्टि से वो पाकिस्तान के मौजूदा जो पॉलिटिकल जो सेटअप है पीओके में, उसको बदलना चाहता है, क्योंकि वहां की जो जनता है पाकिस्तान के जो पक्षपात रवैया है उसके खिलाफ हथियार भी उठाती है, आवाज भी उठाती है, विदेशी सरजमी से और अपने अंदर से भी। तो पाकिस्तान उन सब जमीनों को या उन महलों को बेच के चाहता है कि वहां पे सिंध वाले आ जाएं, पंजाब वाले आ जाएं, ताकि वहां का जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी हो वो बदले, वहां का जो पॉलिटिकल होल्ड है वो बदले। तो ये उसकी मंशा है, जहां तक अगर रक्षा अध्ययन के अध्याय से देखे तो। लेकिन दुनिया को ये बताता है कि मुझे अपने कर्ज को चुकता करना है। जी, आप बता रहे हैं कि गाहे बगाहे जिस तरीके से जेबें भरी जा रही हैं। अच्छा, डिटेल्स कुछ ऐसी भी सामने आ रही है डॉक्टर धीरज कि जो पाकिस्तान सरकार में मौजूदा मंत्री है ना, उनके करीबियों के साथ में ही डील की गई है, लेकिन बैकडोर से। मतलब ये डिटेल्स भी ऐसा नहीं है कि पीओके में वहां सरकार से किसी तरह का कोई सलाह मशवरा हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस अंदर खाने बैकडोर से अपने ही जेबें भरना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और यही पाकिस्तान की हिस्ट्री भी है, ऐसा ही होता आया है।
जी जी, देखिए मैंने बताया ना कि वहां की पॉलिटिकल डेमोग्राफी को बदलना है, वहां के पॉलिटिकल सेटअप को बदलना है, और उन पैसों को उन कंपनियों में लगाना है जो पीओके में चाइना द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट हैं। उन प्रोजेक्ट में उस पैसे को लगाना है, और ये इसलिए चंद पैसों में बेचा जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं वो बहुत प्रभावशाली हैं। हाँ। और प्रभावशाली होने की वजह से वो अपने अगल बगल के प्रांत से अपने समर्थकों को पीओके में लेके आए, वहां पे ऐसा एक सेटअप बनाए जिससे कि भारत विरोधी स्वर ज्यादा उठे, और भारत के क्योंकि पीओके के जो लोग हैं और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे भारत समर्थक होने लग गए हैं, भारत के विकास को देख के, भारत की राजनीतिक कद को देख के, और भारत का जो जनता के प्रति जो सेवा भाव है उसको देख के अब धीरे धीरे वो भारत की तरफ झुका होने लग गया। पाकिस्तान इसको काउंटर करना चाहता है, इसकी शुरुआत जो है लगभग 2-3 साल पहले से हो गई थी। तो ये जो है, और देखिए पाकिस्तान उसको विदेशी भूमि मानता है, एक्चुअली उनके कॉन्स्टिट्यूशन में विदेशी भूमि है, लेकिन वो किसी तरह से कौड़ी के पैसे में इन नेताओं को देना चाहता है जो कि अपने समर्थकों को लाके वहां धीरे धीरे फैक्ट्रियां करवाएं, बसाएं और ऐसी चीजें करें और वहां पे अपना पॉलिटिकल होल्ड बनाएं। यही एक मंशा है पाकिस्तान की। जी, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी मंशा साफ कर रहा है, आपने कहा कि यहाँ सिर्फ अपनी जेबें भरी गई, लोगों का विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध हमने उस वक्त भी देखा था ना धीरज जी, जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अलग अलग जगह आतंकी कैंप्स को नष्ट कर दिया गया था, एयरबेस तबाह हो गए थे, उनमें कुछ आतंकी लॉन्च पैड पीओके वाले हिस्से में भी थे जहां पर हिट किया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। उस वक्त भी लोगों ने बड़ी मांग उठाई थी, लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए थे और ज्यादा तेजी के साथ, फौज से बहुत ज्यादा नाराजगी थी, और उन्होंने माना था कि आसपास जो आतंकी लॉन्च पैड है उसकी वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ा है। अब यहाँ ये बताइए, अगर एक उद्देश्य बताया जा रहा है कि ये संपत्तियां और जमीन बेची जा रही हैं कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, आपको लग रहा है कहीं से कहीं तक भी ये फ्रूटफुल होगा? पाकिस्तान क्या कर्ज से बच पाएगा ऐसा करके? देखिए पाकिस्तान का जो कर्ज है वो $63 ट्रिलियन है। मतलब अब समझ लीजिए कि 224 पाकिस्तान का जो बजट है वो $15 बिलियन का है, ट्रिलियन का है, और उसमें उसका 4 गुना तो कर्ज है उनके ऊपर। और इस बार जो बजट उनका बनाया गया है 15.7 का, उसमें से आधा प्रोविजन जो है उसमें रखा गया है कर्ज को चुकाने के लिए। अब सोच सकते हैं एक देश कितने कंगाली के कगार पर है जिसके पूरे बजट का आधा बजट जो है केवल कर्ज चुकाने के लिए रखा जाता हो, और वो इससे लगाया जा सकता है क्या 2-4-10-20 हवेलियां या 2-4-10 गांव बेच के क्या वो कर्ज चुकाया जा सकता है? स्वाभाविक है कि नहीं है। एक केवल और केवल वहां पे चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट को व्यवस्थित करने के लिए, भारत विरोधी आतंकवादी घटनाएं में जो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए और वहां लॉन्च पैड बनाने के लिए, इस तरह के कामों के यूज के लिए इन पैसों का यूज हो रहा है। और यही नहीं है, बहुत सारे और भी पैसे जो है विदेशी संस्थाओं से आते हैं, उनको भी बैकडोर से इसी में यूज किया जाता है। जी, आप कह रहे हैं कि चीन के इशारे पर हो रहा है, यानी कि क्या पाकिस्तान में हुक्मरानों के साथ साथ चीन भी अपनी जेब भर सकता है क्या? सीपेक परियोजना में ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन कर चुका है, लेकिन वहां खुद को फंसा हुआ कभी कभार महसूस करता है जब चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो तो विरोध की आग है वो तो हर दिन के साथ में सुलग रही है। अब ऐसे में क्या ये जो पीओके में या जो अलग अलग हिस्सों में जमीन या संपत्तियां बेचने का मामला है, चीन के कहने पर पाकिस्तान कर रहा है क्या? देखिए अगर हम पूरे विश्व के जियोपॉलिटिक्स को देखें तो जितना भी दुनिया के बड़े देश हैं जिनके पास पैसे अच्छे पैसे हैं, जैसे अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, ये सब जो पैसे वाले देश हैं, ये क्या करते हैं कि छोटे देशों को अपना शिकार बनाते हैं। उसमें फ्रांस तो भी नहीं है, लेकिन अमेरिका पूरा अफ्रीका पे कब्जा कर रखा है, वहाँ कांगो, रवांडा ऐसे देशों को अपना पैसा देता है। स्वाभाविक है, अगर किसी के घर में आकर हम फंडिंग करेंगे तो उस घर की पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ रखेंगे। तो चीन भी, मेरा एक लेख छपा था अमर उजाला में कि चीन छोटे देशों को शिकार बनाता चीन। तो ये छोटे छोटे देश, श्रीलंका या मालदीव या अफ्रीकन कुछ देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, उन देशों में अपने पैसा करके इन्वेस्ट करता है, और इतना ज्यादा इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसकी 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। और उसके बाद वहां के पॉलिटिकल डिसीजन में, स्ट्रेटेजिकल डिसीजन में भी वो भागीदार बनता है। तो स्वाभाविक है वो पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। और रही बात उनके जो नागरिक 1-2-4 मरते हैं, जो वहाँ के इंजीनियर्स वगैरह हैं, तो जब ये प्लान उन्होंने किया होगा तो उसमें वो पहले से सोच लिए होंगे कि ये चूंकि बगल में तालिबान है, बगल में बलूचिस्तान है, पीओके है, तो यहाँ पे ये घटनाएं होंगी और हमको अपने जो इंजीनियर्स के भी शहादत देनी पड़ेगी। तो चाइना ऐसा पहले से अपना जो उसका थिंक टैंक है सोच रखा होगा, लेकिन चाइना उस वहां के लगभग हर डिसीजन में अमेरिका और चाइना
वो दाखिल देते हैं, जिसको कि अमेरिका अब काउंटर करना चाहता है, किसी भी तरह से चाइना को अपने पक्ष में रखे, सॉरी पाकिस्तान को अपने पक्ष में रखे। ठीक, आप रहिए डॉक्टर धीरज, आप रहिए। चूंकि पाकिस्तान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है और निकलने के लिए अब तरह तरह से जुगत आजमा रहा है। साथ ही आप जान लीजिए 2025 की जो पहली छमाही है उस तक पाकिस्तान पर आईएमएफ का कुल बकाया जो कर्ज है वो करीब 7.8 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो उसके कुल बाहरी कर्ज का करीब 6% है। हालांकि आंकड़ों में यह हिस्सा छोटा लग रहा है, लेकिन अगर ऐसे स्ट्रेटेजिक तौर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा कर्ज यही होता है, महत्वपूर्ण कर्ज यही होता है। आईएमएफ का कर्ज सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं बल्कि बाकी कर्जदाताओं के लिए साख की मुहर भी होता है। जब आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देता है तो चीन, सऊदी अरब, यूएई और अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स जैसे निवेशक भरोसा करते हैं कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक नीतियों में कुछ सुधार करेगा, कुछ बदलाव लाएगा और कर्ज चुकाने में सक्षम रहेगा, जो होता नहीं है कभी। 2023 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 3 अरब का स्टैंड बाय जो पैकेज था वो दिया था, यानी कि 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय पैकेज दिया गया था, जिसमें से 1.9 अरब डॉलर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बाकी की किश्तें सख्त शर्तों और आर्थिक सुधारों पर निर्भर हैं, यानी कि जो शर्त रखी गई पाकिस्तान के सामने, अगर वो उन्हें पूरा करता है तो बाकी की जो किश्तें हैं वो दी जाती हैं। इसीलिए पाकिस्तान अब आईएमएफ से एक नई एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी कि ईएफएफ के लिए भी बातचीत कर रहा है, जिसकी रकम 6 से 8 अरब डॉलर तक हो सकती है। ये नया पैकेज देश की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा देने और बाकी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। आईएमएफ पर पाकिस्तान की निर्भरता बढ़ गई है वक्त के साथ साथ, और आईएमएफ के बिना दूसरे कर्जदाता पाकिस्तान को कर्ज नहीं देते हैं। आईएमएफ प्रोग्राम चालू रहना जरूरी होता है। कर्ज के लिए सेफ डिपॉजिट्स रिन्यू जरूरी है। वैश्विक बाजार में भरोसा बना रहे ये भी जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान इन शर्तों को न तो सीरियसली लेता है और ना ही उन्हें फॉलो करता है, यानी कि इंप्लीमेंट नहीं करता है, और इसीलिए पाकिस्तान को कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सवाल उठते हैं। लेकिन जैसे तैसे पाकिस्तान कर्ज लेने में कामयाब हो जाता है। अभी पिछले दिनों भी लिया था जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन थी, हालांकि भारत ने इसको लेकर ऐतराज किया था। 2025 में पाकिस्तान में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन की बात अगर करूं तो ये और ज्यादा आसमान छू गई है, यानी कि कंगाल पाकिस्तान और ज्यादा कंगाल होने के लिए अब तैयार है। हालात बेहद खराब है, देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और इसका सबसे सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। पाकिस्तान में मौजूदा सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दर करीब 24% है, जबकि खाद्य महंगाई 30% से ज्यादा तक पहुंच गई है जो दर है इसकी। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, आटा, दाल, दूध, सब्जियां, इन सभी, और ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इन सभी चीजों के दाम लगभग दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। रुपए की गिरती कीमत, आईएमएफ की सख्त शर्तों और सब्सिडी हटाने जैसे फैसलों ने आम उपभोक्ताओं के यानी कि आम लोगों की जेब पर एक भारी बोझ डाल दिया है। इस भारी बोझ के नीचे आवाम दबी हुई है। बढ़ती ब्याज दरों ने भी प्रोडक्टिविटी और व्यापार को ठप करके रख दिया है, जिससे कि जो जरूरी चीजें हैं उनकी सप्लाई रुक गई है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दोहरे दबाव ने पाकिस्तान के स्टैगफ्लेशन को हालात में इस पूरी तरह से धकेल दिया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आम लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, रसोई में खाली बर्तन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि 2 वक्त की रोटी का गुजारा कैसे करें। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरा पाकिस्तान ऐसा है, लेकिन मैक्सिमम आबादी का यही हाल है, यानी कि एक बड़ा तबका है जो 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी बड़ी मशक्कत कर रहा है। मेरे साथ में डॉक्टर धीरज कुमार बने हुए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ में है। डॉक्टर धीरज, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से पाकिस्तान में बढ़े, जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल का बढ़ना यानी कि बाकी चीजों पर भी उसका असर दिखना, और बाकी चीजें जो कि बेसिक चीजें हैं वो पहले से ही आसमान में उनके दाम पहुंचे हुए हैं। आम लोग करें तो करें क्या? हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना के खिलाफ लोगों की नफरत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हार के बाद भी जीत का जश्न मना लेते हैं, अपना प्रमोशन कर लेते हैं। होगा क्या पाकिस्तान का? जी जी, देखिए जैसा आपने भी बताया कि वहां की जो खुदरा महंगाई दर है वो लगभग 30% बढ़ चुकी है। मतलब भारत की जो खुदरा महंगाई दर है वो लगभग 3 से 4% चल रही है, जो कि बहुत ही नीचे है। मतलब भारत से 10 गुना ज्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। और रही बात वहां की जनता की, देखिए वहां की जनता ही इसकी जो है दोषी है, और उसकी जनता को ही आगे आके पाकिस्तान से छुटकारा पाना पड़ेगा। पीओके में भी
अगर उनको अपने को चंगुल से छुड़ाना है पाकिस्तान को, तो स्वाभाविक है कि उनको ही आना होगा। और भारत तो उनका सपोर्ट करता है पॉलिटिकली, चूंकि हमारा पार्ट भी है पीओके, तो हम तो उनके साथ हैं। अब रही बात पाकिस्तान में जो पब्लिक का, देखिए पाकिस्तान एक देश ऐसा है जिसमें कि सेना, मतलब सेना के पास एक देश है, स्वाभाविक तौर से एक देश के पास एक सेना होती है, लेकिन एक सेना के पास एक देश है। तो जिस देश में सेना का कब्जा हो, चाहे म्यांमार हो चाहे पाकिस्तान हो, और जहां भी दुनिया में ऐसे देश देखेंगे जहां पे सेना का कब्जा है, वहां पे पॉलिटिकली और आर्थिक तौर पे वहां पे तबाही मची हुई है। और वही हाल यहाँ पाकिस्तान की भी है। और मुझे आने वाले भविष्य में कोई ऐसा नहीं दिखता कि यहाँ पे कोई सुधार होगा। बस पाकिस्तान भारत से कंपटीशन की वजह से अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर करता जा रहा है, और उसके साथ चाइना का खिलौना बनता जा रहा है, रसिया का खिलौना बनता जा रहा है, अमेरिका का। और भारत की अपनी एक स्टैंड रहा है कि सिंदूर से लेकर ईरान युद्ध में भी भारत का अपना एक तटस्थ पोजीशन रही है, न किसी के साथ झुकना न किसी के साथ जाना। तो भारत का तो दूर दूर तक कोई पाकिस्तान से तुलना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के इस बुरे हाल के दोषी वहां की जनता है, उन्हीं को हथियार उठाना पड़ेगा अपने वो तो ऑलरेडी उठा लिए। पाकिस्तान में आप बलूचिस्तान देख लें, सिंध देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, आप यूके देख लें, जगह जगह जो विरोध की आग है वो वक्त के साथ साथ और ज्यादा बढ़ी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं गृह युद्ध जैसे जो हालात पाकिस्तान में है ना, आने वाले वक्त में पाकिस्तान का टूटना तय है। लेकिन उससे पहले कंगाल पाकिस्तान और कर्ज के बोझ तले दब रहा है, यानी कि और ज्यादा कंगाली की हालात में जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता न्यूज इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।